Hello everyone. Today we will learn about what are mutual funds. Okay. So we will start from the basic and go till end. So let's start. So हम आज पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं. म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं. देखो क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, दे हैव मनी, इनके पास मनी है, ये अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी या फिर डेट या फिर कमोडिटी में. ये अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि ये अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाए. ठीक है. अब जो ये इन्वेस्टर्स है, ये क्या हो सकते हैं, ये कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है. ठीक है. कोई भी ये सैलरीड पर्सन हो सकता है. सैलरीड पर्सन हो सकता है. सो इन्हें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट या फिर डेट या फिर कमोडिटीज में. बट ये अपने वर्क टू वर्क, ये अपने डे टू डे वर्क में बिजी हैं. इन्हें इतनी नॉलेज नहीं है कि ये सिलेक्ट कर पाए कि मुझे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर है हमारे पास ए. ये अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक मार्केट के अंदर. अब क्या होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है. मोर देन 3000 कंपनीज आर लिस्टेड इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज. अब ये इन्वेस्टर कैसे पता चलेगा इसको कि कौन से कंपनी में इसे इन्वेस्ट करना है. इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं म्यूचुअल फंड्स. ठीक है. जिन्हें हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज. एसेट मैनेजमेंट कंपनीज. अब यहां पे हमारा थर्ड नंबर पे है स्टॉक मार्केट. अब देखो, किसी को नॉलेज है कि उसे अपना मनी, अपनी मनी कहाँ इन्वेस्ट करनी है, तो वो डायरेक्टली जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर देगा स्टॉक मार्केट के अंदर. ठीक है. या फिर डेट मार्केट के अंदर वो यहां इन्वेस्ट कर देगा, या फिर कमोडिटी के अंदर ये अपना मनी यहां इन्वेस्ट कर देगा. ठीक है. जिसे नॉलेज है, जो फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, वो मतलब स्टडी करता रहता है इस फील्ड के बारे में, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देगा यहां पे. ठीक है. अब आते हैं, ये है फर्स्ट केस. फर्स्ट केस में क्या हुआ, इन्वेस्टर के पास नॉलेज है, वो सीधा गया स्टॉक मार्केट, डेट मार्केट या फिर कमोडिटी के अंदर, उसने इन्वेस्ट कर दिया अपना रोकड़ा, उसने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया. अब आते हैं सेकंड केस के अंदर. सेकंड केस में क्या होता है कि ना, इन्वेस्टर के पास समय नहीं है कि वो इसके बारे में रिसर्च कर पाए कि उसे किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी के डेट में इन्वेस्ट करना है, या फिर गवर्नमेंट की डेट में इन्वेस्ट करना है,
और किस कमोडिटी में इन्वेस्ट करना है, जैसे गोल्ड या फिर सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, उसे नहीं पता। तो सेकंड केस में क्या होगा कि इन्वेस्टर ना इस एएमसी की हेल्प लेगा कि तुम मेरा पैसा मैनेज करने में हेल्प कर दो। ये अपना रोकड़ा इसको देगा, देन ये एएमसी इस पैसे को आगे इन्वेस्ट कर देगी। यहाँ पे जो पैसा है इन्वेस्टर का, तो हमारे पास ये दो केसेस आ गए। फर्स्ट के अंदर इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है इनके अंदर, और सेकंड में क्या है, वो हेल्प ले रहा है एएमसी की, फिर एएमसी इसके बिहाफ पे आगे इन्वेस्ट कर रही है। अब हम इस सेकंड वाले केस को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, ये वाला चैन। ठीक है, अब हम सेकंड वाले केस को डीप में पढ़ेंगे। अब देखो, let us assume that there are 4 investors A, B, C, D. They want to invest their money. A want to invest rupees 30,000. B want to invest 20,000. C want to invest 40,000 and D want to invest 10,000. So total is 1 lakh rupees. So ये अपना पैसा ना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये जाएंगे एएमसी के पास। इन्होंने अपना 1 लाख रुपीस दे दिया एएमसी को कि ये हमारा 1 लाख रुपीस ले ले और हमारे पैसा इन्वेस्ट करवा दे, बिकॉज हमारे पास इतनी नॉलेज या टाइम नहीं है कि हम रिसर्च कर पाए कि हमारे लिए क्या सही है इन्वेस्ट करना, किस जगह पे हम इन्वेस्ट करना सही है हमारे लिए। तो इस एएमसी में ना प्रोफेशनल्स होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब क्या होगा, ये प्रोफेशनल्स पैसा मैनेज करेंगे अपने क्लाइंट्स का। ठीक है, अब इन्होंने प्रोफेशनल की हेल्प से इस एएमसी ने 1 लाख रुपीस यहां इन्वेस्ट कर दिए। अब क्या हुआ, ईयर के एंड में ना प्राइस एप्रिसिएशन से ये 1 लाख बन गए 1,15,000। ठीक है, और डिविडेंड मिला, लगा लो 1% का डिविडेंड मिल गया, तो 1,000 हो गया डिविडेंड। तो जो ईयर के स्टार्टिंग में 1 लाख थे वो ईयर के एंड पे 1,16,000 हो गए। ओके, यहां तक क्लियर है। अब क्या होगा कि जो ये पैसा होगा ना ये वापस मिलेगा इन इन्वेस्टर्स को। ठीक है, एज्यूम करते हैं उनका इन्वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर था सिंप्लिसिटी के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि ये वाला पैसा आया जो है 1,16,000, ये आया एएमसी के पास। एएमसी ने 1,16,000 आ गया एएमसी के पास। अब मेरी बात सुनो, ये जो कंपनी है इसने प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर रखा है जो मोस्टली सीए या सीएफए या फिर टॉप एमपी कॉलेज से होते हैं, जो पैसा मैनेज करते हैं, जिसे हम फंड मैनेजर भी बोलते हैं। तो ये कंपनी रन कर रही है
तो इस कंपनी को रन करने में जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो इस कंपनी को वो एक्सपेंसेस भी तो मीट करने हैं ना अपने। तो इसीलिए ये कंपनी एक्सपेंस रेशो चार्ज करती है। लेट्स अज्यूम इस केस में जो एक्सपेंस रेशो है वो है 1%। ठीक है, 1% एक्सपेंस रेशो है। अब क्या होगा कि जो ईयर के स्टार्टिंग में 1 लाख थे ना, उसका 1% बनेगा हमारा 1000 रुपीज। सो 1000 रुपीज ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने पास रख लेगी, इसमें से डिडक्ट करके, और जो रिमेनिंग का 1,15,000 है ये वापस कर देगी इन इन्वेस्टर्स को। ये साइकिल होती है म्यूचुअल फंड कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करने की। जो ये एक्सपेंस रेशो की कैलकुलेशन होती है, ये इतनी सिंपल नहीं होती, ये क्वार्टरली बेसिस पे चार्ज होती है। इसका ये बस मैं आपको ना सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे समझा रहा हूं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कैसे काम करता है। बिकॉज ये एक्सपेंस रेशो भी अलग अलग होती है डिफरेंट स्कीम्स पे, ठीक है। और जो डायरेक्ट स्कीम होती है, जो रेगुलर स्कीम्स होती हैं, उन पे भी एक्सपेंस रेशो डिफरेंट होती है। बिकॉज फिर मैं आपको समझाता हूं कि 2 टाइप के मेन होते हैं, डायरेक्ट, रेगुलर। डायरेक्ट में क्या होता है कि आप जो इन्वेस्टर है वो म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। रेगुलर में क्या होता है, ये इन्वेस्टर हेल्प लेता है एमएफडी की, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की। सो इसमें क्या होता है, इस वाले केस में एक्सपेंस रेशो हाई होती है कंपेयर टू दिस, बिकॉज जो ये एक्सपेंस रेशो डिडक्ट करेंगे ये एएमसी, उसमें से वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी कमीशन देंगे, बिकॉज वो अपनी नॉलेज से आपको बता रहा है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके अकॉर्डिंग सही है। तो उन्हें ये एएमसी उस डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन का कुछ पोर्शन देती है। तो ये वाला कवर होगा कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है।